Hello everyone and welcome to your own channel Keshav Jha King's Lab। तो आज हम लोग करने वाले हैं हमारे चैप्टर नंबर 3 जो कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल उसका पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर जो है हम लोग पढ़ चुके हैं कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल होते क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। और हम लोगों ने नाम पढ़ लिए थे कि हमारे जो 3 मेजर अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, जिस हमने बात की थी। अकाउंटिंग प्रिंसिपल 2 तरह के होते हैं, एक कॉन्सेप्ट और एक कन्वेंशन। तो जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हमारे कॉन्सेप्ट है, जो हमारे कॉन्सेप्ट है वो कितने, तो हमने कहा था कि 3 मेजर है और 8 जो है वो इंपॉर्टेंट है बट मेजर नहीं है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब तक हम लोगों ने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पूरी तरह से कवर कर लिया है। चैप्टर नंबर 3 का भी हमारा फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आप लोगों ने अभी तक ये वीडियोस नहीं देखी है तो आपको सारे के सारे वीडियोस का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का नाम है अकाउंटेंसी क्लास 11। इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ से आप सारी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट 2। तो हमने बात की थी कि जो 3 मेजर या फंडामेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट होते हैं वो होते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट और अक्रूवल कॉन्सेप्ट। टोटल 11 कॉन्सेप्ट है। आज हम लोग 6 कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, 3 इन कॉन्सेप्ट की और 3 ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट और अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। ये 3 कॉन्सेप्ट, तो हम लोग आज 6 कॉन्सेप्ट जो है टोटल पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है? देखो, सबसे पहली बात आप मेरे को खुद अपने हिसाब से ही बताना कि अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो क्या कहोगे कि यार मंडे को बिजनेस स्टार्ट किया है, ट्यूसडे को बिजनेस बंद कर दूंगा, ऐसा कहोगे क्या? बिजनेस इसलिए स्टार्ट करोगे या बिजनेस स्टार्ट करोगे कि लॉन्ग टर्म चले? ऑफ कोर्स आप लोग चाहोगे कि बिजनेस लॉन्ग टर्म चले। बस गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट यही कहता है। अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग प्रिंसिपल का जो हमारा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है वो कहता है कि बिजनेस जो है वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए एग्जिस्ट करेगा। एज पर द कॉन्सेप्ट अ बिजनेस इज गोइंग टू एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एक लंबे समय तक बिजनेस चलेगा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इन दिस कॉन्सेप्ट वी रिकॉर्ड फिक्स्ड असेट्स ऑन देयर ओरिजिनल कॉस्ट एंड चार्ज डेप्रिसिएशन। ओरिजिनल कॉस्ट को हम लोग कई जगह हिस्टोरिकल कॉस्ट भी बोलते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब क्या हुआ? डेप्रिसिएशन का मतलब मैंने आप लोगों को बता दिया था चैप्टर नंबर 2 के अंदर, जहां हम लोग टर्म्स की बात कर रहे थे। बट नहीं है तो एक बार दोबारा से बोल देता हूँ। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है कि अगर मैं किसी चीज का यूसेज कर रहा हूँ तो यूसेज करने से उसकी प्राइस में जो फॉल आता है वो क्या कहलाता है? डेप्रिसिएशन कहलाता है। किसी चीज को यूज करने की वजह से उसके प्राइस में जो फॉल आता है वो डेप्रिसिएशन कहलाता है। तो क्या बोला हुआ है, जैसे कि इसमें हम लोग जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, जब भी हम लोग क्या बनाएंगे, कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे। मान लो कि 2001 में मैंने क्या खरीदी है, कोई मशीन 1 लाख की खरीदी है, तो मैं उसे रिकॉर्ड 1 लाख पे ही करूंगा। हालांकि हर साल कुछ अमाउंट डेप्रिसिएशन का, लेट से 500 रुपए या 1000 रुपए, हर साल 500 रुपए या 1000 रुपए जो है डेप्रिसिएशन का इसमें से माइनस करता चलूंगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम फिक्स्ड, हम जो असेट है, क्योंकि अभी क्या चल रहा है, 2024 चल रही है ना, तो मैं 2024 में उसका क्या रेट है उस पर रिकॉर्ड नहीं करूंगा। मैं रिकॉर्ड करूंगा जिसपे 2001 में खरीदी थी। ओरिजिनल कॉस्ट, जो मेरे असेट की ओरिजिनल कॉस्ट है, मैं उसके ऊपर रिकॉर्ड करूंगा और उसमें से फिर डेप्रिसिएशन माइनस करूं, क्योंकि हम इतने साल यूज करें तो हर साल की यूसेज का माइनस करूं। ठीक है। डेप्रिसिएशन आपका एक पूरा अलग कॉन्सेप्ट है, एक पूरा का पूरा चैप्टर है आपकी क्लास 11 में, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आराम से कर समझ लेना। फिलहाल के लिए डेप्रिसिएशन यही समझ लो, तो फॉल इन प्राइस ड्यू टू द यूसेज ऑफ एन एसेट। क्लियर? नेक्स्ट हमारा क्या आता है? नेक्स्ट हमारा ये पॉइंट है कि ड्यू टू दिस कॉन्सेप्ट आउटसाइड पार्टीज एंटर इनटू लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर आप बिजनेस लॉन्ग टर्म नहीं चलाओगे, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक नहीं चलाना चाहते हो बिजनेस, तो कोई भी आपके साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट क्यों करेगा? कोई भी आपके साथ 5 ईयर 10 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट क्यों करेगा? कोई भी अगर 5 ईयर 10 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट तो तभी करेगा ना जब आपका बिजनेस इतना लंबा चलने वाला हो। तो गोइंग कंसर्न क्या कहता है कि आपका बिजनेस लंबे टाइम तक चलेगा, इसमें हम लोग ओरिजिनल कॉस्ट रिकॉर्ड करके डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, और इसी की वजह से जो हमारी बाहर की पार्टी है वो हमारे साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स में पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। सेकेंड आता है हमारा कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या है आप समझो। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हमने अभी क्या बात की थी कि
हमने एक जगह हमने अभी बात की थी कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल में क्या होता है कि अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से किसी सेम चीज को डील कर लेते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अभी हम लोग डेप्रिसिएशन की बात कर रहे थे, तो डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के दो मेथड होते हैं, या चलो मैं ऐसी बात करता हूँ, कैलकुलेशन शायद आपको डेप्रिसिएशन तो थोड़ा टफ समझ में आए। हम लोग बचपन में एक चीज पढ़ते थे इंटरेस्ट वाली, 7th 8th क्लास में पढ़ते थे हम लोग इंटरेस्ट, जिसमें दो तरह के इंटरेस्ट होते हैं, एक सीआई होता है, एक एसआई होता है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट याद होगा आप लोगों को, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, बोलने का मतलब क्या है, मेरी बात समझो, बस सिंपल सी बात। इंटरेस्ट निकालने के दो मेथड है, सिंपल इंटरेस्ट मेथड और कंपाउंड इंटरेस्ट मेथड। तो कुछ कंपनियां जो होती है वो सिंपल इंटरेस्ट मेथड को फॉलो करती है, और कुछ कंपनियां होती है कंपाउंड इंटरेस्ट को फॉलो करती है। तो कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपकी मर्जी, आपको जो चुनना है चुन लो, आप एक बार सिंपल चुन लो, एक बार कंसिस्टेंट वो कंपाउंड चुन लो, जो चुनना है चुन लो। लेकिन एक बार जो भी आपने चुन लिया, मैं इसको एक काम करता हूँ, ब्लू कर देता हूँ, थोड़ा क्लियरली दिखेगा। एक बार जो आपने क्लियरली देख लिया, एक बार जो आपने चुन लिया, मान लो आपने एक बार सिंपल इंटरेस्ट चुन लिया, तो अब आप इसको कंपाउंड इंटरेस्ट में, ये नहीं है कि 6 महीने मैंने सिंपल किया, 6 महीने में कंपाउंड करूंगा, नहीं। एक बार जो आपने कॉन्सेप्ट चुन लिया वही आपका ईयर टू ईयर चलेगा। यानी अगर इंटरेस्ट निकालने का मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट चुना है तो कंपाउंड इंटरेस्ट मेरा ईयर टू ईयर चलेगा, सिंपल इंटरेस्ट चुना है तो सिंपल इंटरेस्ट मेरा ईयर टू ईयर चलेगा, ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्या बोला हुआ है, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल शुड रिमेन कंसिस्टेंट फ्रॉम ईयर टू ईयर। यानी एक बार जो प्रिंसिपल हमने इस्तेमाल कर लिया, एक बार जो कॉन्सेप्ट हमने इस्तेमाल कर लिया, वही साल दर साल चलेगा, उसमें चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक, इफ अ फर्म चेंजेस अकाउंटिंग मेथड, यानी एक बार के लिए मान लो कि कोई ऐसा सिचुएशन आ गई जिसे चेंज करना पड़ गया मेथड, सिंपल इंटरेस्ट से कंपाउंड इंटरेस्ट में जाना पड़ गया, एक बार चेंज करना पड़ गया बिटवीन द ईयर, देन द प्रॉफिट ऑफ बोथ ईयर कैन नॉट बी कंपेयर्ड। जैसे कि मान लो कि मैंने क्या किया, 2022 में तो मैंने सिंपल इंटरेस्ट लिया और 2023 में मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट लिया, तो अब इस साल के प्रॉफिट और इस साल के प्रॉफिट को मैं कंपेयर नहीं कर सकता, इस साल के प्रॉफिट और इस साल के प्रॉफिट को कंपैरिजन नहीं करूंगा, ये मेरे लिए गलत हो जाएगा, यही बात बोली हुई है। आप सिंपल इंटरेस्ट को सिंपल इंटरेस्ट के साथ कंपेयर करोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट को कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ, एक मेथड को दूसरे मेथड के साथ कंपेयर कभी भी नहीं करोगे। ठीक, अब नेक्स्ट क्या बोला है कि भैया इसका ये भी मतलब नहीं है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल कभी नहीं बदले जाते। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कभी नहीं बदले जाते, कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसके बारे में हमें अभी नहीं पढ़ना, आगे जाकर के आपकी स्टडी में आएगा कि कुछ ऐसी सिचुएशंस होती है जहां पर हाँ हमें चेंज करना पड़ सकता है। मोस्ट प्रोबेबली मान लो कि कोई पॉलिटिकल इफेक्ट आ गया, कोई पॉलिटिकल पार्टी चेंज हो गई, उसमें कोई नया रूल लेकर के आ गई, कोई नया एक्ट पास हो गया, कुछ ऐसा कुछ हो गया, या फिर आईसीएआई ने ही क्या क्या कोई नया रूल लेकर के आ गई। ठीक है, कोई नया स्टैंडर्ड, कोई नया प्रिंसिपल आ गया, कोई नया मेथड आ गया, तो अगर कुछ वैसी सिचुएशन होगी तो हाँ चेंज आ सकता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल चेंज नहीं आएगा, कुछ सर्टेन सिचुएशन है जहां पर ये चेंजेस आ सकते हैं। क्लियर, जो हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट है वो रहेगा अक्रूवल कॉन्सेप्ट। मैंने बार बार बोला, स्पेलिंग याद कर लेना, ACCRUAL है, गलती से भी अक्यूरल मत कर देना, बहुत सारे बच्चे यू और आर की जगह चेंज कर देते हैं, ये अक्रूवल है, ये अक्यूरल है, अक्यूरल की बात नहीं करनी है, अक्रूवल की बात करनी है, मैंने बार बार बोली है ये बात, कल भी बताई थी ये बात। अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये बहुत ध्यान से समझ लो, बहुत प्यारी बात है। ठीक है, जो ये आगे भी यूज होगा, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट द ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेट विच इट हैज टेकन प्लेस वेदर द कैश इज रिसीव्ड और पेड और नॉट। मान लो कि मैंने कोई चीज परचेज की, ठीक है, परचेज की, मैंने उसमें मैंने क्या कहा कि मैं 10,000 रुपए कैश दे दे रहा हूं अभी, और बाकी के 80,000 रुपए या 90,000 रुपए जो है मैं आपको 2 मंथ के बाद दूंगा। ठीक है, ये मैंने रिकॉर्ड किया, जैसे कि कोई भी तारीख ले लो, जैसे कि 5 अप्रैल ले लो, कि 5 अप्रैल को मैंने ये रिकॉर्ड किया, तो 2 महीने बाद का टाइम क्या हो गया, 2 महीने बाद का टाइम हो गया जून, यानी 4 जून की बात करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि 4 जून को पैसा आएगा तो हम रिकॉर्ड करेंगे ना, ऐसा कुछ नहीं है। अक्रूवल कॉन्सेप्ट कहता है कि भले पैसा आया हो या ना आया हो, मैं 5 अप्रैल को ही परचेज की बात करूंगा कि भैया 90,000 का हमने सामान परचेज किया, जिसमें 10,000 कैश और 80,000 रुपए हमारा बचा हुआ है, तो भले पैसा मैंने पे किया हो ना किया हो, सेम रिसीव के टाइम पे भी होगा,
भले मेरे पास पैसा आया हो या ना आया हो, भले मेरे पास पैसा गया हो या ना गया हो, जिस दिन उस ट्रांजैक्शन ने टेक प्लेस किया उसी दिन हम रिकॉर्ड करेंगे, हम कैश के आने का इंतजार नहीं करेंगे। क्लियर? ये अक्रूवल कॉन्सेप्ट कहता है और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत ध्यान से समझना कि भले कैश आए या ना आए, भले कैश आए या ना आए, भले कैश जाए या ना जाए, जिस दिन हमारा ट्रांजैक्शन हुआ है उसी दिन हम उसे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक? क्लियर हो गई बात? सिंपल है। दिस कॉन्सेप्ट अप्लाइज दिस कॉन्सेप्ट अप्लाइज इक्वली ऑन रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। मैंने क्या, भले रिसीव हुआ हो ना हुआ हो, भले पेड हुआ हो या ना हुआ हो, तो दोनों जगह ये काम करेगा। ठीक है, रिसीव ये रेवेन्यू पे भी काम करेगा और एक्सपेंडिचर पे भी। ठीक? इट हेल्प्स टू फाइंड द ट्रू नेचर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये मुझे ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस बताता है। कैसे बताएगा ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस? भाई सीधी सी बात है, ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस तो तभी होगा ना जब मुझे एक्चुअल पता चले कि मेरा टोटल परचेज कितने का है और टोटल सेल्स कितने का है। भले मेरे पास कैश आया हो अभी या कैश ना आया हो, पर टोटल परचेज तो पता चल जाएगी ना मुझे, तो इससे हमें ट्रू नेचर पता चलता है। ठीक है, तो ये अक्रूवल कॉन्सेप्ट है। टेंशन ना लो, आगे जाके पूरा का पूरा एक चैप्टर ही है जिसमें हम लोगों ने दो चीजें पढ़नी है। एक होती है कैश बेसिस और एक होती है अक्रूवल बेसिस। अक्रूवल बेसिस को और डिटेल से पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 4 के अंदर। इस कॉन्सेप्ट को तो बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए मैंने क्या बोला कि भले पैसा तुमने दिया या नहीं दिया, भले तुमने पैसा लिया या नहीं लिया, जिस दिन वो ट्रांजैक्शन टेक प्लेस करेगी उसी दिन आप क्या करोगे, उसे रिकॉर्ड कर लोगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब हमारे तीन बड़े बड़े छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है। मैं इसके लिए ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, बहुत सिंपल सी बात है। पहला वाला कॉन्सेप्ट तो ऐसा है जो मैंने आप लोगों को पहले दिन ही बता दिया था। क्या? बिजनेस इज डिफरेंट, बिजनेस मैन होना चाहिए। बिजनेस इज डिफरेंट फ्रॉम बिजनेस मैन। ई कर देते हैं, बहुत सारे होते हैं ना, MEN कर देता हूं। बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है। बिजनेस इज डिफरेंट फ्रॉम बिजनेसमैन। फॉर फाइनेंशियल पर्पस बिजनेस इज डिफरेंट फ्रॉम बिजनेसमैन। सिंपल सी बात याद रखो, बिजनेस अलग, बिजनेसमैन अलग। ठीक? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, ये तो पहली डेफिनेशन के अंदर ही बताया था जब मैंने अकाउंटेंसी का चैप्टर 1 किया था, उसके पहली डेफिनेशन के अंदर ही बात की थी। ट्रांजैक्शन दैट कैन बी रिकॉर्डेड, दैट कैन बी रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ मनी विल बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। अगर मनी के तौर पे बता सकते हो, अगर बता सकते हो ये कितने रुपए का है, तो ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करूंगा। अगर रुपए में नहीं बता सकते तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करूंगा। ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। ये क्या कहता है, बड़े प्यार से समझना, कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं, बहुत छोटी सी चीज है ये। According to this concept, the life of a business is divided into a smaller period so that the management, owner and other related parties can take corrective steps। बोलने का मतलब क्या है कि मान लो कि एक कंपनी 1990 से स्टार्ट हुई और 2014 में जाकर के बंद हुई। ठीक है, टोटल लगभग लगभग कितने साल चली है? 10 20 24 साल चली है। अब 24 साल ये कंपनी चली है, तो 24 साल के बाद ही, एक्चुअली तो मैं 24 साल के बाद ही मुझे पता चलेगा कि कंपनी का ट्रू प्रॉफिट और ट्रू लॉस कितना है। ठीक है, क्योंकि 24 में ही मुझे पता चलेगा कि बिजनेस में टोटल आज तक, आज की डेट तक टोटल कितना परचेज हुआ है, टोटल कितना खर्च सेल्स हुई है, टोटल कितना रिवेन्यू रहा है, टोटल कितना एक्सपेंडिचर रहा है। ये तो मुझे 2014 में ही पता चलेगा। लेकिन क्या मैं ऐसे कंपनी के बंद होने का इंतजार करूंगा? नहीं। हम क्या करते हैं, हम अपने अकाउंटिंग पीरियड को छोटे छोटे ब्रेक में डाल देते हैं। हो सकता है कि 1 ईयर में बांट दें, हो सकता है मैं 1 ईयर ले लूँ, हो सकता है 3 मंथ ले लूँ, हाफ ईयरली 6 मंथ ले लूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपने बिजनेस के फाइनेंशियल को ना हर 2 3 महीने 6 महीने साल भर में क्या करता हूँ, मॉनिटर करता रहता हूँ। ये देखता रहता हूँ कि मेरी बिजनेस में फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, फायदे की तरफ जा रही है, नुकसान की तरफ जा रही है, ये चेक करना पड़ता है मुझे। तो जो मैनेजमेंट है, जो ओनर है या जो भी रिलेटेड पार्टी है, वो अगर नुकसान हो रहा है तो उसे सुधार सके, है ना, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उसे बढ़ा सके, जो भी करेक्टिव मेजर्स उसे ले सके। तो एक बिजनेस को हम लोग क्या करते हैं, एक बिजनेस की जो पूरी लाइफ है, जैसे 14 साल 24 साल, 24 साल में नहीं, उसे हम क्या करेंगे स्मॉलर पीरियड में। हो सकता है 1 ईयर का कर दे। जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो यूजुअली एनुअली ही बनती है। एनुअली मतलब ईयरली ही बनती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती है हमारी, वो ईयरली ही बनती है। तो जब ईयरली बनती है तो हम क्या करेंगे, इसको 24 अलग अलग ईयर में बांटेंगे। जैसे कि 1990 से 91, 91 से 92, है ना। तो ऐसे हम लोग स्मॉलर पीरियड में बांट देते। क्लियर?
तो आज हमने 6 कॉन्सेप्ट्स की बात की है। कौन से 6 कॉन्सेप्ट्स की बात की है? सबसे पहले गोइंग कंसर्न, कि भैया बिजनेस लंबे टाइम तक चलेगा। सेकंड कंसिस्टेंसी, बहुत सारे मेथड है लेकिन एक बार आपने जो प्रिंसिपल चुन लिया, एक जो मेथड चुन लिया, अब उसके बाद आप उसे बार बार चेंज नहीं करोगे। अक्रूवल कॉन्सेप्ट, रिकॉर्ड करो, भले कैश आया हो या ना आया हो, जिस दिन हुआ है उसी दिन रिकॉर्ड करो। भले हमने कैश पे किया हो या ना किया हो, जिस दिन हुआ है उसी दिन कैश रिकॉर्ड, उसी दिन ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करो। ठीक है। बिजनेस एंटिटी, बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है। मनी मेजरमेंट, मनी मेजरमेंट का मतलब क्या हो जाएगा? ये भैया पैसों के तौर पे बता सकते हो तो ठीक, नहीं बता सकते तो नहीं रिकॉर्ड करेंगे। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, कि भैया बिजनेस का जो लाइफ है उसको स्मॉलर पार्ट में बांटो ताकि अगर कोई भी करेक्टिव मेजर लेना है तो वो लिया जा सके। डन। तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, आज इससे ज्यादा वीडियो को नहीं करते हैं। अगले पार्ट में जो आऊंगा मैं आपको बाकी के, हमारे कितने रह गए? 6 कर लिए हमने, 11 और 3 15 हो रहे थे, 6 तो हमने कर लिए। बाकी जो रहते हैं वो ऐसे ही छोटे छोटे हैं, वो हम पूरे कवर कर लेंगे। ठीक है। चलिए, तो फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ये लाइक तो कर ही दो। वीडियो लगता है अपने फ्रेंड्स के साथ भी देखना चाहिए तो शेयर कर दो। सब्सक्राइब नहीं किया तो क्यों नहीं किया अब तक? सब्सक्राइब करो चैनल को, चैनल सब्सक्राइब करो। और बाकी जुड़े रहो, जल्दी अगली वीडियो के साथ आता हूँ। कुछ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में बताओ, कुछ अच्छा लगा तो भी कमेंट बॉक्स में बताओ, बुरा लगा तो भी कमेंट बॉक्स में बताओ। तो चलिए, फिर मिलते हैं अगले पार्ट के साथ जल्दी। टिल देन, कीप लर्निंग एंड बी हेल्दी। सो थैंक यू फॉर योर टाइम।